वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर चुके थे पादप पोषण के अंदर वृहद एवं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में बात चल रही थी। तो वहाँ पर हमने कुछ तत्वों के बारे में बात कर लिया था। कार्बन के बारे में बात कर ली, हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली थी, ऑक्सीजन के बारे में बात कर ली, नाइट्रोजन के बारे में बात कर ली थी हमने। उसके बाद में हमने बात कर ली थी सल्फर के बारे में बात कर ली थी, कैल्शियम के बारे में बात कर ली थी, मैग्नीशियम के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए बात नहीं की, मैग्नीशियम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ देखेंगे हम मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम जो है पादपों के अंदर वृहद मात्रिक पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? वृहद मात्रिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है ये। और यहाँ पर देखेगा जो अवशोषित रूप होता है पादपों के अंदर, जो मैग्नीशियम को जो अवशोषित किया जाता है वो मैग्नीशियम आयन्स के रूप में अवशोषित किया जाता है। किसके रूप में अवशोषित किया जाएगा? मैग्नीशियम आयन्स के रूप में अवशोषित किया जाए, Mg2+ आयन्स के रूप में अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग में देखते हैं कि ये जो है तेली बीजों में ज़्यादा पाया जाता है। तेली बीज का मतलब ऐसे बीज जिनसे तेल निकाला जाता है, उन बीजों में क्या है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि तेल निर्माण में सहायक है। किस में निर्माण में सहायक है? ये तेल निर्माण में सहायक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है तेल निर्माण में सहायक है। क्यों? क्योंकि ये तेलीय बीजों में ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार वाली बात है हमारे पास, 5 स्टार वाली बात है हमारे पास। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है ये। किसका प्रमुख घटक है? क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। जैसे हमने बात की थी हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी। हम बताते हैं रुधिर के बारे में बात करते हैं तो रुधिर में क्या है? आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का केंद्रीय अणु जो होता है वो आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का केंद्रीय अणु क्या होता है? आयरन होता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल का केंद्रीय अणु क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का केंद्रीय अणु क्या है? मैग्नीशियम। जबकि हीमोग्लोबिन का केंद्रीय अणु क्या है? आयरन। हीमोग्लोबिन Hb का क्या है हमारे पास? आयरन। और यहाँ पर क्लोरोफिल है, इसका क्या है? मैग्नीशियम। सेंट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है? मैग्नीशियम आयन है। तो ये क्लोरोफिल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर मैग्नीशियम आयन ना हो तो पादपों के अंदर हरित लवक के अंदर जो पराणरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका संश्लेषण नहीं हो पा रहा। परिणत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीएनए आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। जब ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए जो होते हैं ये आपस में संगठित होते हैं तो वहाँ पर ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? ये संगठित होते हैं। तो वहाँ पर क्या है? इसका उपयोग किया जाता है। एंजाइम सक्रिय के रूप में बहुत सारे एंजाइम है जहाँ पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति से क्या है? एंजाइम को ये सक्रिय कर देते हैं और इसकी अनुपस्थिति एंजाइम को क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। तो ये कह सकते हैं कि जैविक क्रिया जो होती है, जो एंजाइमों की सहायता से संपन्न होती है, वहाँ पर ये एंजाइम सक्रिय रूप में एंजाइम की जो रेट है, एंजाइम की जो गतिविधि है, क्रियाविधि है, उसको बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। कौन? मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की उप इकाइयों को, राइबोसोम की उप प्रोटीन संश्लेषण के दौरान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइबोसोम की उप इकाइयों का जोड़ने में, इकाइयों को क्या करता है? जोड़ने में सहायक होता है। अब देखिए जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो 17S राइबोसोम बताया था हमने आपको, एक बताया था 80S राइबोसोम। इसकी 2 उप इकाइयाँ 30S + 50S। और इसकी क्या थी हमारे पास? क्या थी भाई? बताओ भाई यहाँ पर 40S + 60S। 40S + 60S। देखो जोड़ने में आपको लग रहा होगा कि 30 और 50 क्या हो रहा है? 80 हो रहा है, यहाँ 70 ही हो रहा है। और यहाँ पर 80 जो है 40 और 60 जो 100 हो रहा है, यहाँ 80 कैसे हो रहा है? डिवाइडेशन कैसे है? यहाँ S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी श्वेतबरक इकाई जमने का एक क्रम है। अगर हम 80 राइबोसोम को 80S राइबोसोम को तोड़ने का कार्य करते हैं तो 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है। और वो 2 टुकड़े एक तो 40 अंक पर डिपॉजिट होता है और एक 60 अंक पर डिपॉजिट होता है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? 40S और 60S। इधर 30S और 50S, ये दोनों क्या हैं? उप इकाइयाँ हैं।
ये दोनों क्या है, उपिकाई, ये भी क्या है, उपिकाई है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की जो दोनों उपिकाई होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, वो कौन से आयन की उपस्थिति के कारण Mg2+ आयन जो होता है ना, इसकी उपस्थिति में क्या है, जुड़ती है, और इसकी अनुपस्थिति में क्या है, वियोजित हो जाती है। 70S राइबोसोम जो होता है Mg2+ की उपस्थिति में क्या होता है, निर्मित होता है, और इसकी अगर कमी हो जाए Mg2+ आयन की तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 30S + 50S में। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका को अंदर बात करें तो यहाँ पर 40S और 60S में डिवाइड हो जाता है इसकी कमी के कारण, और अगर ये Mg+2 आयन मिल रहा है तो फिर ये 80S राइबोसोम का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ हैं, उन उप इकाइयों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, मैग्नीशियम आयन की सहायता से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाए जाए उतने कम है। अनलिमिटेड स्टार का है ये क्वेश्चन, अनलिमिटेड स्टार का। कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि भाई राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ उनके जोड़ने के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम पोषक तत्व है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन हो गया इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूनता के लक्षण। किसके बारे में बात करेंगे, न्यूनता के लक्षण। तो मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए पादपों के अंदर तो फिर कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। देखिएगा यहाँ पर हरिमीनता के बारे में बार बार यह बात कर रहे थे कि हरिमीनता पाई जा रही है, हरिमीनता पाई जा रही है। कैल्शियम के कारण पत्तियों के किनारे पर हरिमीनता पाई जा रही है, नाइट्रोजन के कारण सामान्य हरिमीनता पाई जा रही थी, ठीक है। इससे पहले भी हमने बताया और भी हरिमीनता बताया, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतरशिरीय हरिमीनता। अंतरशिरीय हरिमीनता मतलब जो सिराएं होती है ना, पत्तियां जो होती है, पत्तियां, ये मान लीजिए पत्तियां हैं, तो ये जो क्या है, ये सिरा है, ये क्या है, ये सिरा, ये क्या है, ये सिरा। इन सिराओं के बीच में क्या पाया जाता है, इन सिराओं के मध्य में क्या पाया जाता है, हरापन गायब हो जाता है। हरापन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियां में धारी पड़ जाती है, पत्तियों में क्या पड़ जाती है, धारी पड़ जाती हैं, पीलेपन की धारियां, सफ़ेदपन की धारियां पड़ जाती हैं, जिसके कारण क्या, हरापन गायब हो जाता है। तो इस प्रकार का जो हरिमीनता पाई जाती है वो किसकी कमी के कारण पाई जाती है, मैग्नीशियम की कमी कारण। किसकी कमी के कारण पाई जा रही है, मैग्नीशियम की कमी कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है यह लक्षण कि एक तो किनारे पर हरिमीनता पाई जा रही है, वो तो कैल्शियम आयन की कमी के कारण हो रही है, और यहाँ पर किसकी कमी के कारण पाई जा रही है, मैग्नीशियम आयन कारण। और कौन सी हरिमीनता है, ये अंतरशिरीय हरिमीनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें भी हरिमीनता पाई जा रही है, उसमें भी हरिमीनता पाई जा रही है, इसमें भी कई तत्वों की कमी के कारण हरिमीनता पाई जा रही है, तो हम कैसे बताएंगे कौन से तत्वों की कमी के कारण होगी। तो यहाँ पर अलग स्पेशल के लिए या अंतरशिरीय क्वेश्चन आ जाए, अगर अंतरशिरीय हरिमीनता आ रहा है तो वो किसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए मैग्नीशियम आयन। और अगर किनारे पर हरिमीनता पाई जा रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट, अब इसकी कमी के कारण क्या, तना कठोर हो जाता है, काष्ठी हो जाता है। काष्ठी मतलब लकड़ी, वुडी हो जाता है, वुडी मतलब लकड़ी, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है एक तरह से। तो तना कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है, काष्ठी हो जाता है, और पीला और हरा भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, यहाँ पर पीला तना कोई दिक्कत नहीं, हरा तना सामान्यतः हरा नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर कठोर हो जाता है, कास्ट हो जाता है, और उसके बाद हरा भी आ जाए और पीलापन भी आ जाए, तो तने में एक विशेष लक्षण आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हरापन, जो तने का जो हरापन है वो किस तत्व की कमी के कारण हो रहा है, मैग्नीशियम आयन के कारण। किसकी कमी के कारण आ रहा है, मैग्नीशियम आयन की कमी के कारण आ रहा है। नेक्स्ट, इस तत्व की कमी के कारण क्या होता है, इस तत्व मतलब मैग्नीशियम आयन की कमी के कारण क्या हो रहा है, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण अधिक होता है। अब जब इसका निर्माण अधिक होगा तो हमने पहले बताया था आपको, पत्तियां बैंगनी हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, नारंगी हो जाती हैं। तो इसके अधिक निर्मित होने के कारण, अधिक निर्मित किसके, एंथोसाइनिन वर्णक के अधिक निर्मित होने के कारण पत्तियां लाल हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं और नारंगी हो जाती है, ठीक है। और जिसके कारण उन पर धब्बे दिखाई देते हैं। कैसे धब्बे दिखाई देंगे, कैसे, लाल धब्बे दिखाई देंगे, या फिर पीले धब्बे दिखाई देंगे, या फिर नारंगी धब्बे दिखाई देंगे जगह जगह पर। किसकी कमी के कारण है, मैग्नीशियम आयन कमी के कारण। किसकी अधिकता के कारण, एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण। नेक्स्ट हम बात करें पादप उत्तक संवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन हमने बताया था प्लांट टिश्यू कल्चर चैप्टर में फर्स्ट में बताया था, हमने ये डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि पादप उत्तक संवर्धन का मतलब ये होता है पादपों को कृत्रिम माध्यम पर,
कृत्रिम विधि द्वारा संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है, वृद्धि की जाती है, इसका विकास किया जाता है। संवर्धन माध्यम ऐसे माध्यम जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उनके अंदर क्या है, पादपों को विकसित किया जाता है, तो उसे कहते हैं पादप उत्तक संवर्धन। और विकसित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तक का उपयोग करते हैं, टिश्यू का उपयोग करते हैं। शुरुआती जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है, वो क्या लेते हैं, हम उत्तक लेते हैं। तो पादप उत्तक संवर्धन के दौरान अगर मैग्नीशियम तत्व ना मिले, पादप उत्तक संवर्धन के दौरान जो संवर्धन माध्यम होता है, क्या होता है, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के अंदर अगर मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाए, मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाए, तो क्या आ जाएगी, हरिमीनता आ जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, पादपों के अंदर हरिमीनता उत्पन्न हो जाएगी। पादप जो है हरापन खो देगा, उसमें हरापन दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार हमने आपको मैग्नीशियम तत्व के बारे में बताया, उसका अवशोषित रूप क्या है, मैग्नीशियम आयंस के रूप में, उसके उपयोग क्या थे वो हमने ये बताया आपको। उसके बाद न्यूनता के लक्षण बताए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में सल्फर के बारे में या गंधक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सल्फर या गंधक के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम सल्फर के बारे में। सल्फर जिसे गंधक भी बोलते हैं, और इसका प्रतीक क्या है, एस। पहली बात ये है कि ये स्रोत के रूप में, ये स्रोत जो है, ये स्रोत किस रूप में पाया जाता है, ये तो यहाँ पर ये कार्बनिक रूप में पाया जाता है। मृदा में कहाँ पाया जाता है, ये कैसे, किसके रूप में पाया जाता है, कार्बनिक रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है मृदा के अंदर। कहाँ पाया जाता है, ये मृदा में किसके रूप में पाया जाता है, कार्बनिक के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवशोषित रूप। तो अवशोषित रूप जो होता है, हमने अब तक जो बताया जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब आयंस के रूप में अवशोषित हो रहे हैं। तो यहाँ भी सीधी सी बात है, आयंस के रूप में होगा। तो यहाँ सल्फर का जो आयन है वो कौन सा है, सल्फेट आयन। कौन सा आयन है, सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन का सूत्र क्या है, SO4 SO4 तो जो सल्फर होता है पौधों की जड़ों द्वारा सल्फेट आयन SO4 के रूप में अवशोषित किया जाता है जल के साथ। किसके साथ अवशोषित किया जाएगा, जल के साथ किया जाएगा, जड़ों द्वारा, मूल रोम द्वारा, ठीक है। अब हम बात कर लें इसका यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग, इसका यूजेज क्या है इसके अंदर, पादपों के अंदर। ये क्लोरोफिल का जो प्रमुख घटक होता है, क्लोरोफिल जो होता है उसका जो घटक होता है, एक घटक होता है उसका क्लोरोफिल का, सल्फर फेरोडोक्सिन। क्या होता है, सल्फर फेरोडोक्सिन या आयरन सल्फर फेरोडोक्सिन बोलते हैं, FeS आयरन सल्फर फेरोडोक्सिन होता है। उस आयरन सल्फर फेरोडोक्सिन के अंदर हम बात करते हैं प्रकाश तंत्र में। किस में बात करते हैं, प्रकाश तंत्र के अंदर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब हम पढ़ाएंगे आपको, फोटोसिंथेसिस क्रिया, तो उस दौरान हम बताएंगे आपको कि प्रकाश तंत्र दो प्रकार का होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। और वहाँ भी हम बात करेंगे कि दो प्रकार के फॉस्फोरिलीकरण पाया जाता है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के दौरान जो ऊर्जा का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है या हम कह सकते हैं उत्पाद होता है, या फिर ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाला ATP के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार घटक होते हैं, उनमें हमारे पास मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में सल्फर आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है, आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो कहने का मतलब एक क्लोरोफिल का जो घटक होता है सल्फर फेरोडोक्सिन, उसके रूप में ये पाया जाता है, कौन, सल्फर, गंधक पाया जाता है। इतना याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का जो घटक है सल्फर फेरोडोक्सिन, उसमें क्या है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाली बात है ये। ब्रेसिकेसिकुल, ब्रेसिकेसिकुल जानते हो, सरसोकुल बोलते हैं। ब्रेसिकुल का मतलब, ब्रेसिकेसी का मतलब सरसोकुल, ठीक है, ब्रेसिकेसिकुल का। तो ब्रेसिकेसिकुल के जो पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके जो तना होता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके जो बीज होते हैं, उनमें तीखी गंध आती है। अपन तेल निकलवाते हैं ना, सरसों का तेल निकलवाते हैं तो तीखापन आता है, तीखी गंध आती है, तीक्ष्ण की तीखी गंध। तो वो जो गंध होती है वो किसके कारण आती है, सल्फर के कारण ही आती है। किसके कारण आती है वो, सल्फर के कारण। कौन सा तत्व होता है उसके लिए जिम्मेदार, सल्फर तत्व होता है। अब ये सल्फर तत्व किस यौगिक के रूप में पाया जाता है, एलिल आइसोसाइनेट के रूप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया। एलिल आइसोसाइनेट जो होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ है इसके कारण क्या है, सरसों की पत्तियों में तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, तीखी गंध पाई जाती है, या सरसों के तेल जब निकलता है या सरसों के तेल में जो तीखी गंध पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, एलिल आइसोसाइनेट। और एलिल आइसोसाइनेट के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जीवाणुविक ग्रंथियों में। जीवाणुविक ग्रंथियां जो होती है ना, बैक्टीरियल नोड्स। यहाँ हम एक थोड़ा सा बात करेंगे, जो लेग्यूमिनोसिकुल जो होता है, लेग्यूमिनोसिकुल 11वीं क्लास के अंदर हमने बताया था आपको, लेग्यूमिनोसिकुल बोले तो दाल कुल, मटर कुल, दाल फैमिली, जिसमें चना आता है, मटर आता है, सेम आता है, ठीक है ना। ये जो दाल, जिनसे दाल प्राप्त होती है, उन पादपों की जड़ों में क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो ग्रंथियां किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम बैक्टीरिया बताया था मैंने आपको। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये लेग्यूमिनोसिकुल की जड़ जो होती है उनमें पाया जाता है और गांठ बनाता है। क्या बनाता है? गांठ बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जीवाणुविक नोड्स बोलते हैं, नोडल्स बोलते हैं, जीवाणुविक ग्रंथियां बोलते हैं। ये जो ग्रंथियां होती है, नाइट्रोजन का क्या करती हैं? स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का कार्य करती हैं। अर्थात मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी की क्या करती है? पूर्ति करती हैं, जिससे पौधा क्या है? नाइट्रोजन का अपने उर्वरक के रूप में, अपने खाद के रूप में उपयोग में लेता है। जो हमने देखा होगा, चने हो, मटर है, इनके जो खेती होती है उसके अंदर हम खाद नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि इनकी जड़ों के द्वारा ही क्या है? खाद का निर्माण होता है। खाद का निर्माण मतलब यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सल्फर की जो अधिकता के कारण क्या होता है? सल्फर की अधिकता, जिस मृदा के अंदर सल्फर की अधिकता है, वहां पर मटरकुलीय पौधों के अंदर, मटरकुलीय पौधे मतलब लेग्यूमिनोसिकुल, दाल कुल, उन कुलों के पौधों में ये जो जीवाणुविक ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अधिक विकसित होती हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है। अगर सल्फर की कमी होगी तो जीवाणुविक ग्रंथियां क्या होगी? कम विकसित होंगी। और जब सल्फर की जीवाणुविक ग्रंथियां कम विकसित होंगी तो सीधी सी बात है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो उनमें नाइट्रोजन की कमी आएगी, और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो हमने लक्षण देखे थे वो उत्पन्न होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्टली क्या है? नाइट्रोजन की कार्य भी कर रहा है, नाइट्रोजन के रूप में भी कार्य कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन को यहाँ पर। अब हम बात करें प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। देखो प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन, उसमें सल्फर की कैसी महत्व आती है? जब प्रोटीन की संरचना को देखते हैं तो प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, ये जो एमिनोमर्स होते हैं प्राथमिक संरचना के अंदर एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड जुड़कर क्या है? एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहता है। कई सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। कई सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या आ रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? डाइसल्फाइड बंद। तो डाइसल्फाइड जो बंद होता है ना, यहाँ पर सल्फाइड मतलब एस, सल्फर। तो यहाँ क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन निर्माण के दौरान, प्रोटीन की संरचना के दौरान के लिए किसकी जरूरत होती है? सल्फर की जरूरत होती है। इसके अलावा विटामिन बी और कोएंजाइम ए, इसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए के, ये जो CO.A है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए क्या बोलेंगे इसको? कोएंजाइम ए बोलेंगे। तो कोएंजाइम ए और विटामिन बी में भी क्या है? सल्फर की मात्रा पाई जाती है, यानी सल्फर का उपयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूनता के लक्षण। सल्फर की न्यूनता से क्या होता है? हरिमहीनता आती है। यूनिवर्सल फैक्टर है, जब लगभग हमने जितने भी पोषक तत्व पढ़े ना, उन सभी में क्या है? हरिमहीनता आ रही है। लेकिन सामान्य हरिमहीनता है, इसलिए कोई विशेष लक्षण नहीं है। ये सल्फर की कमी के कारण क्या है? हरिमहीनता आ रही है। जैसे नाइट्रोजन में आ रही थी उसी प्रकार क्या है? नाइट्रोजन कमी कारण, उसी प्रकार सल्फर की कमी कारण क्या आ रही है? हरिमहीनता आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर युक्त एमिनोमल की कमी के कारण। सल्फर युक्त एमिनोमल की कमी कारण जो सिस्टीन है, जैसे सल्फर है हमारा, सल्फर युक्त एमिनोमल, एमिनोमल जो होते हैं ना प्रोटीन के निर्माण करते हैं, 20 प्रकार के एमिनोमल होते हैं, 10 अनिवार्य और 10 अनिवार्य, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पर जो कुछ एमिनोमल होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है, तो जब सल्फर की कमी होगी तो सीधी सी बात है सल्फर युक्त एमिनोमल की कमी होगी।
अरे सल्फर की कमी होगी तो वो एमिनो अम्ल भी तो कम होंगे जिनमें सल्फर पाया जाता है, और जब सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की कमी होगी तो उसके कारण क्या होगी, पादप वृद्धि में क्या होगी, कमी होगी। एमिनो अम्ल क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन क्या करती है, पादप की वृद्धि और विकास में भाग ले रही है। तो यहाँ पर पादप वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कारण हो जाएगी, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की कमी के कारण। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कमी के कारण मतलब सल्फर की कमी के कारण। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। ये कोशिका विभाजन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। सल्फर की कमी के कारण क्या, कोशिका विभाजन तो होता है, सेल डिवीजन होता है, वो कम होता है। सेल डिवीजन की मात्रा क्या होती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पौधे बौने रह जाते हैं, सल्फर की कमी के कारण क्या, पौधे बौने रह जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता भाई। पौधे बौने रह जाएंगे और फल का निर्माण नहीं होगा, पुष्प भी लगेंगे लेकिन फल निर्मित नहीं होगा। तो ये किसकी कमी के कारण हो रहा है, सल्फर की कमी के कारण। नेक्स्ट, मोटी भित्ति युक्त उत्तक बनने लग जाएंगे, यानी कि मोटी भित्ति युक्त उत्तकों का अधिक निर्माण होगा। मोटी भित्ति युक्त उत्तक जो है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा है, जाइलम है, कोलेनकाइमा है। ये जो उत्तक है हमारे पास, ये कैसे है, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। इनकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इनकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने अभी देखा आपको सल्फर के स्रोत, अवशोषित रूप क्या है, सल्फर का उपयोग क्या है और सल्फर की न्यूनता के लक्षण क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आयरन की। किसके बारे में बात करेंगे, आयरन की। ये हमारे पास 9वें नंबर का था सल्फर। कितने नंबर का था ये, 9वें नंबर का था। अब हम बात करेंगे आयरन की, 10वें नंबर पर आयरन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। आयरन जो होता है वो 2 आयन्स के रूप में पाया जाता है, फेरिक आयन के रूप में और फेरस आयन के रूप में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ कि अवशोषित रूप कौन सा है इसका। तो आयरन को किस रूप में अवशोषित किया जाता है, वो फेरिक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। Fe3+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसको अवशोषित कौन से रूप में किया जाता है, Fe3+ आयन के रूप में किया जाता है, फेरिक आयन्स के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट, पादपों में ये सक्रिय अवस्था में, उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था में किस फॉर्म में पाया जाता है ये भाई। अवशोषित तो किसके रूप में किया जाता है, फेरिक आयन के रूप में, Fe3+ आयन के रूप में। लेकिन ये उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था में जो पाया जाता है ना, वो किसके रूप में पाया जाता है, फेरस आयन के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, फेरस आयन, Fe2+ आयन के रूप में। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है ना, Fe2+, Fe3+। कम संयोजकता हो उसके नीचे अस, और ज़्यादा संयोजकता के लास्ट में क्या लगाते हैं, इक। तो ये फेरिक और ये क्या है, फेरस। Fe2+ फेरस और Fe3+ क्या है, फेरिक। तो अवशोषित तो फेरिक आयन के रूप में और सक्रिय अवस्था में किसके रूप में पाया जाता है, ये फेरस आयन के रूप में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपयोग के बारे में बात करते हो। उपयोग में यहाँ देखते हैं कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। इसका उपयोग क्या है, कोशिका विभाजन में होता है। इसकी अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन नहीं होता है। श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। श्वसन क्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। श्वसन क्रिया के अंदर उन एंजाइमों को सक्रिय करने में इसका उपयोग किया जाता है, आयरन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ETS, इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। श्वसन के 2 चरण होते हैं हमारे पास, एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक क्या होता है, क्रेब्स चक्र। तो इनके दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट जो एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं, मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद, जैसे NADP है, ठीक है, FAD है, इनसे ATP निर्माण के लिए एक विशेष सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस विशेष सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से ये मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद NADPH2 है, FADPH2 है, ये क्या है, गुजरते हैं। तो गुजरने के दौरान किसका निर्माण करते हैं, ये ATP का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये ATP का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस सिस्टम के अंदर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। वो एंजाइम सक्रिय अवस्था में किसकी उपस्थिति में होते हैं, आयरन की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में होते हैं? आयरन या फेरस आयन की उपस्थिति में क्या होते हैं? वो सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्तियों में स्थायी प्रोटीन के रूप में एक रसायन पाया जाता है। पत्तियों के अंदर एक स्थायी प्रोटीन पाई जाती है, फाइटोफेरिटिन। क्या पाई जाती है? फाइटोफेरिटिन पाई जाती है। उसमें भी क्या है? आयरन का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं केंद्रक के अंदर, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमेटिन जालक पाया जाता है। क्रोमेटिन जालक पाया जाता है। क्रोमेटिन जालक जानते हो? गुणसूत्रीय पदार्थ, केंद्रीय के पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, क्रोमेटिन जालक। उस क्रोमेटिन जालक के अंदर भी क्या है? आयरन का उपयोग होता है। क्रोमेटिन जालक जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? आयरन का उपयोग किया जाता है। एंजाइम सक्रिय के रूप में, अभी जैसा हमने बताया, एंजाइम सक्रिय के रूप में ये एंजाइमों को सक्रिय करने के कार्य करते हैं। इनमें एकोनेटेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम है, पेरोक्सिडेज एंजाइम है। ये एंजाइम जो होते हैं आयरन की उपस्थिति में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, अपनी कार्यशील अवस्था में आते हैं। अगर आयरन उपस्थित ना हो तो ये एकोनेटेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम है, पेरोक्सिडेज एंजाइम है, ये एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल संश्लेषण में भी क्या आता है? ये उपयोग में आता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर भी आयरन का उपयोग होता है और क्लोरोफिल संश्लेषण जो होता है, क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उसमें भी आयरन का उपयोग किया जाता है। इनडायरेक्टली आयरन जो होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल संश्लेषण में भाग लेता है। वैसे हमने बताया था अभी इससे पहले कि क्लोरोफिल जो होता है उसके संश्लेषण में प्रमुख घटक के रूप में, प्रमुख तत्व के रूप में कौन सा तत्व काम आता है? मैग्नीशियम तत्व। कौन सा आता है? मैग्नीशियम तत्व बताया था ना। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन। और क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली मैग्नीशियम होता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है? क्लोरोफिल जो है उसके निर्माण में आयरन की भी आवश्यकता होती है। बिना आयरन के क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनता के लक्षण। अब ये जो न्यूनता के लक्षण है इसमें ये देखते हैं आयरन की कमी होने पर, आयरन की कमी होने पर सबसे पहले, आयरन की कमी होने पर सबसे पहले तरुण पत्तियों में हरी मीनता आती है। तरुण पत्तियां मतलब न्यूली फॉर्म जो होती है, नई जो पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां जो नई नई पत्तियां होती है जो शुरुआत में बनती है पत्तियां, उन पत्तियों के अंदर हरी मीनता उत्पन्न होती है। किसकी कमी के कारण? आयरन। अगर नई नई पत्तियां ही पीली पड़ जाएं तो इसका मतलब क्या है? किसकी कमी आ रही है? आयरन की कमी आ रही है पौधे के अंदर। किसकी कमी आ रही है? आयरन की कमी आ रही है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन क्रियाविधि है। इनके अंदर भी क्या है? विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम भाग ले रहे हैं। क्या भाग ले रहे हैं? एंजाइम भाग ले रहे हैं। इन एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए आयरन की उपस्थिति जरूरी है। अगर आयरन नहीं होगा तो ये क्रियाएं क्या होंगी? प्रभावित होंगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और श्वसन की जो क्रियाविधि है वो भी संपन्न नहीं हो पाएगी, यानी खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की कमी से पौधे में वृद्धि मंद हो जाती है। आयरन की कमी से पौधे में क्या है? वृद्धि जो होती है स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण पौधे देर से क्या है? वृद्धि और विकास दर्शाते हैं। नेक्स्ट, पत्तियों के अग्रभाग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फूल पत्ती वाला स्टार है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्तियों के अग्रभाग एवं किनारे झुलस जाते हैं। पत्तियों के अग्रभाग और किनारे क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। झुलस क्या जाते हैं? झुलस जाते हैं। एक तरह से जैसे अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है? अत्यधिक ताप से पत्तियां झुलस जाती है ना, इसी प्रकार क्या है? यहाँ पत्तियों के अग्रभाग होते हैं और जो किनारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण पत्तियों के किनारे और अग्रभाग क्या होते हैं? झुलस जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आयरन के बारे में बताया, अवशोषित रूप बताया, सक्रिय अवस्था बताई, उपयोग बताए इसके और इसकी कमी के लक्षण बताए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीज की। किसकी बात करेंगे? मैग्नीज की बात करेंगे। मैग्नीज बोले तो Mn।